अच्छा, लास्ट क्लास तक रिफ्रैक्शन में हमने प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस खत्म कर लिया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया था, एपरेंट डेप्थ हो गया था। एपरेंट डेप्थ के बाद हमने ग्लास स्लैब भी कर लिया था। सिर्फ ग्लास स्लैब पर क्वेश्चंस ज्यादा नहीं मिलेंगे, ग्लास स्लैब के क्वेश्चंस को लेंस से कनेक्ट करेगा, तो ग्लास स्लैब के क्वेश्चंस लेंस से कनेक्ट करके आएंगे। सरफेस के बाद अब आपको देखना है अगर आपकी स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड हो जाए, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। Refraction through spherical refracting surface. अगर आपके पास एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दी हुई है, तो ये आपको देखना है कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए देखो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगी कैसे। भाई आपको एक स्फेयर गिवन है, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। इस सेंटर ऑफ द स्फेयर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द रेडियस ऑफ द, इसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब अगर इस स्फीयर का मैं एक पोर्शन कट कर लूं, मान लीजिए स्फीयर का मैंने इतना पोर्शन कट कर लिया, ये पोर्शन ले लिया, तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। क्लास 10th में आपने लेंसेज पढ़े होंगे, लेंसेज अलग अलग तरह की स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कॉम्बिनेशन। तो ये जो इतना पोर्शन मैंने लिया है स्फेरिकल पोर्शन, ये पोर्शन कॉन्वेक्स सरफेस भी बना सकता है, कॉन्केव सरफेस भी बना सकता है, वो डिपेंड करता है रेयरर मीडियम पर। तो ये आपने सरफेस ली, यहां मीडियम N2 है और ये इसको ऐसे लिखते हैं, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम। ये आपको सरफेस दी हुई है, तो आपको जो सरफेस दी है आप रेयरर की साइड से देखो, रेयरर की साइड से सरफेस कॉन्वेक्स है तो इट्स अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर रेयरर मीडियम की साइड से सरफेस कॉन्वेक्स है तो ये बिहेव करेगी एज अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर रेयरर मीडियम की साइड से मैं इसे कॉन्केव कर दूं, लाइक ऐसा हो जाए, सरफेस सेम है, सिर्फ मैंने मीडियम चेंज कर दिया, यहां जो मीडियम है वो डेंसर है और यहां जो मीडियम है वो रेयरर है। तो रेयरर की साइड अगर आप देखेंगे, रेयरर की साइड कॉन्केव है, तो इसे आप कहेंगे कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग, कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो पहले देखिए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्या मतलब है। Convex refracting surface means surface is convex towards the rarer medium. It's convex towards rarer medium. और जब आप सरफेस लेंगे कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ये कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्केव है टुवर्ड्स रेयर मीडियम। तो अगर रेयर मीडियम की साइड कॉन्वेक्स, इट्स अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर रेयर मीडियम की साइड कॉन्केव है देन इट इज अ कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब इसमें कुछ टर्म्स और देखो, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर होगा, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस दी हुई है इसके सेंटर को पोल कहते हैं। ये भी सरफेस है, इसका भी जो सेंटर होगा उसे पोल कहेंगे, ये पोल है। यहां कहीं सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां कहीं सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा।
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां भी जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो देखिए यहां जो आप साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, पहला साइन कन्वेंशन, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करोगे। मान लो तुम्हें अगर ये r मेजर करना है तो ऐसे नहीं जाओगे c से p, r के लिए हमेशा p से शुरू करोगे, p से c तक जाओगे। तो पहला है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करेंगे, हर डिस्टेंस पोल से आ रहा है। अब इसमें एक चीज और है, जो भी डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन में होगा, ये बिल्कुल वैसी है जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन में सिखाया था। लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगे उन्हें पॉजिटिव लेंगे, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगे उन्हें नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस इन डायरेक्शन of incident light are positive, और जो डिस्टेंस होंगे इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली वही है जो साइन कन्वेंशन रिफ्लेक्शन में किया था। हाँ भाई, फर्स्ट स्लाइड है, बस यहां से स्टार्ट किया, लिखिए था। फर्स्ट स्लाइड है, यहीं से स्टार्ट किया, लिखिए था। भाई इतना हो जाए तो बताइए, इसे रब करते हैं फिर आगे देखेंगे। देखिए आप जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे ना, वो सारे डिस्टेंस आप पोल से मेजर करते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखिए, लाइट ऐसे जा रही है, इसी आर को ही देख लीजिए। जब आप आर मेजर करेंगे तो पोल से सी तक जाओगे। जब आप पोल से सी जा रहे हैं, लाइट राइट में जा रही थी, आप लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आर नेगेटिव आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ इमेज थी, ये डिस्टेंस वी था, आप इसे मेजर करना चाहते हैं, पी से आप आई जाओगे, लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। जुनैद, हर डिस्टेंस को मेजर करने का स्टार्टिंग पॉइंट पोल है। लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे तो पॉजिटिव, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो नेगेटिव। भाई इतना हो गया तो रब करूं इसे। चलिए, लिक्विड ड्रॉप में जब सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा और बाहर एयर है तो डेंसर की तरफ कॉनकेव हो जाएगा। वजह, कॉनकेव कॉनकेव होता है, मतलब डेंसर या रेयरर की तरफ नहीं। अगर ये एयर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप है, ये वाटर है और ये एयर है, तो एयर की साइड ये जो है, एयर रेयरर है ना, तो ये आपका जो सरफेस है, दिस सरफेस इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। यहां भी देखिए, एयर है, रेयरर है, रेयरर की साइड कॉन्वेक्स,
तो ये सरफेस भी कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस। तो ऐसा नहीं होता वाटर की तरफ कॉन्वेक्स हो गई और एयर की तरफ कॉन्केव हो गई, पूरी एक सरफेस का नेचर होता है कि ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स सरफेस की तरह बिहेव करेगी, वजाहत। चलिए इतना लिखिए। हाँ जुहेब, क्या क्वेश्चन है? डेंसर की रिस्पेक्ट में कॉन्केव या कॉन्वेक्स क्यों नहीं डिसाइड करते? जुहेब सिर्फ इसलिए डिसाइड नहीं करते कि अगर आप डेंसर की कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब होता है कि कन्वर्ज करेगी। जब आप चीजें रेयर मीडियम की रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं तो कन्वर्ज करना कॉन्वेक्स में आता है, डाइवर्ज कॉन्केव करती है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन रिवर्स कर दो, आप कहो कि जहां डेंसर है वहां डेंसर की रिस्पेक्ट में लेंगे, तो आपकी जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो डाइवर्जिंग हो जाएगी, कॉन्केव सरफेस कन्वर्जिंग हो जाएगी। ये डिफरेंस आएगा अगर आपने डेंसर की रिस्पेक्ट में ले लिया, सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की वजह से। क्योंकि देखो अगर ये कॉन्वेक्स है ना, आपने रे ऐसे दी है टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की डेफिनेशन कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए तभी होती है जब रेयर से आप कन्वेक्स और कॉन्केव डिसाइड करते हैं। तो ये तो आपकी सरफेसेस थी। अब आपके पास फॉर्मूला डिराइव करने को कहता है कि कॉन्वेक्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करो, कॉन्केव के लिए फॉर्मूला डिराइव करो। तो फॉर्मूला डिराइव करने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपसे कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन तीनों में आपसे कहता है रिलेशन निकालिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक चीज और पूछ लेगा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सर्फेसेस का, कहेगा इन सब में रिलेशन निकालिए। और यही रिलेशन आगे जाकर जो आप पढ़ते हैं ना 1/v माइनस 1/u इज 1/f, उससे कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये समझो लेंस कैसे बनता है वो आप सीख रहे हैं यहाँ, इसके बाद लेंस आएगा। तो पहला है रिफ्रैक्शन फ्रॉम rarer to denser medium पहला फॉर्मूला है रेयर से डेंसर के लिए। तो जब आप रेयर से डेंसर लेंगे तो वो फॉर्मूला आप कॉन्वेक्स के लिए भी लिख सकते हैं, वो आप कॉन्केव के लिए भी लिख सकते हैं, वो रियल इमेज के लिए भी आ सकता है, वर्चुअल के लिए भी। तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। रियल इमेज फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, virtual image for convex surface, real image for concave surface, virtual image for concave surface। ये 4 केसेस आएंगे, बट चारों केसेस में रिलेशन एक ही आता है, रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे के सारे केसेस आइडेंटिकल हैं, आप कोई भी एक सीख लो आंसर आ जाएगा। तो एक काम करेंगे, इसमें अलग अलग केसेस आते हैं। एक रेयर टू डेंसर आएगा, फिर एक आएगा वो आपसे कहेगा रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और इसमें भी ना एज इट इज ये 4 केसेस आते हैं। इसमें ये केस आएगा रियल इमेज फॉर कॉन्वेक्स, फिर आएगा वर्चुअल इमेज फॉर कॉन्वेक्स, फिर आएगा रियल इमेज फॉर कॉन्केव, फिर आ जाएगा वर्चुअल इमेज फॉर कॉन्केव। तो ये 4 केसेस आएंगे। इन चारों में से मैं एक ये कर दूंगा तो कॉन्वेक्स और रियल का हो जाएगा। इन चारों में से कोई एक ये मैं ये कर दूंगा, वर्चुअल फॉर कॉन्केव कर दे। एग्जाम में जब भी ये डेरिवेशन आती है तो ये मेंशन नहीं होता कि किसके लिए करना है, वो सिर्फ ये कहता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला ड्राइव कीजिए।
तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते। इन चारों के लिए जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन आएगा n1/-u। डिराइव करेंगे, पहले मैं रिलेशन लिख रहा हूं, n2-n1/r। बट जब भी आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो प्रॉपर साइन यूज करना है, यूज प्रॉपर साइन जब भी आप न्यूमेरिकल में से यूज करेंगे। यहां n1 जो मैं यूज कर रहा हूं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का। यहां जो मैं n2 यूज कर रहा हूं, ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है डेंसर मीडियम का। ऑफ डेंसर मीडियम। इसी तरह से यहां u और v जो आ रहा है, u जब आप यूज कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ये u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है। v इज इमेज डिस्टेंस। और r तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आप डेंसर से रेयर में लिखेंगे तो बस इतना चेंज आएगा कि 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी n2/-u प्लस n1/v is n1 - n2/r। सारी टर्म्स का मतलब वही है जो मैंने पहले लिखा था, n1 रेयर मीडियम का है, n2 डेंसर मीडियम का। यहां भी जब आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्व यूज करेंगे इसे, तो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना लिखिए, फिर डिराइव करते हैं रिजल्ट्स डिराइव कैसे हो। बहुत माइनर सा चेंज होता है, 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 आ जाता है। और यहीं से लेंसेज स्टार्ट हो जाते हैं। ये बेसिकली लेंसेज के लिए फर्स्ट स्टेप। हाँ फायका इसमें से कोई भी कर सकते हैं, वहां मेंशन नहीं होता है केस कौन सा है, वहां सिर्फ ये मेंशन होता है कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए निकालिए। लेकिन आप देखोगे तो किसी डेरिवेशन में फर्क नहीं है, नंबर ऑफ स्टेप सब कुछ सेम होता है, सिर्फ रे डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी सब सेम रहता है। तो इतना लिखा सबने, रब करूं इसको। ठीक है अमीन, हो जाए इतना तो बताइए। तौहीद हुआ इतना। चलिए तो मैं रब कर रहा हूं। सो देखिए दो डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन मैं करता हूं, एक आप करिएगा, नंबर ऑफ स्टेप सेम होते हैं। तो पहला है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम फॉर convex surface, convex surface, real image। तो देखिए
सो जरा मुझे सरफेस देखकर बताइएगा कि कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। भाई ये N2 है जो डेंसर है, और ये N1 है जो रेयरर है। भाई आंसर्स मिले मुझे सबके। ये कॉन्वेक्स है कॉन्केव है। तौहीद का आंसर सही, स्वालिया सही कर रही है, मरियम सही, अस्का, फातिमा, खतीजा, जुनैद, सोयदा, वजाहत सही है। चलो कोई गलत नहीं कर रहा, बस बाकी और लोग सब समझ गए। हाँ जी, ये बिल्कुल कॉन्केव है। कॉन्वेक्स के लिए मुझे क्या करना होगा, मीडियम चेंज करने पड़ेंगे। तो कॉन्वेक्स के लिए इसे N1 लेते हैं रेयरर, इसे लेते हैं डेंस। अच्छा अब मुझे कुछ चीजें और बताओ। इसमें ये लिखा है कि रिफ्रैक्शन है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो ऑब्जेक्ट कहां होनी चाहिए, रेयरर मीडियम में या डेंसर मीडियम में? रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मींस ऑब्जेक्ट इज एन रेयरर मीडियम। वेरी गुड, सबका सही है। सिर्फ इब्राहिम का गड़बड़ है कुछ, और किसी का गड़बड़ नहीं है। रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट कहां होनी चाहिए, रेयरर में। तो आपने यहां रे इंसिडेंट कर दी, ये आपने यहां पर ये रे इंसिडेंट कर दी, इंसिडेंट रे। अब रिफ्रैक्शन कहां होगा, कैसे होगा, उसके लिए आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। तो नॉर्मल के लिए आप जिस पॉइंट पर भी नॉर्मल चाहिए उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर दीजिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसे आप कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। तो ये जो रेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड लाइन नॉर्मल है। ये स्फेयर की तो ज्योमेट्री है। स्फेयर में किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉप करना है, उस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं। सेंटर से कनेक्ट करने का क्या मतलब है, रेडियस बन गया, रेडियस नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल। तो ये देखिए, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये जो एंगल होगा इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। भाई अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे ऐसे जाती। ये तो तब है जब रिफ्रैक्शन ना हो, लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन भी कहां हो रहा है, रेयरर से डेंसर। तो रे ऐसे ना जाकर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो जिस रे को स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, ये रे कुछ बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो ये यहां जाकर मिलेगी। ये आपकी इमेज बन जाएगी। तो देखो, एक रे तो आपने स्ट्रेट पास कर दी पोल से, पोल से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता क्योंकि ये रे नॉर्मल जा रही है स्ट्रेट। और एक रे रिफ्रैक्ट होकर आई, जहां दोनों रेज मिलेंगी वो इमेज हो गया। पहले रे डायग्राम बनाइए, फिर हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे। रे डायग्राम बनाइए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। और रे डायग्राम बनाने के बाद जरा ये जरूर मार्क कर लीजिएगा कि कहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, इसमें ना भी और चीजें ऐड करनी है। तो ये N1 है रेयरर, ये N2 है डेंसर। जुनैद नॉर्मल सी से पास हो रहा है या उसके आसपास, सी से पास हो रहा है, एग्जैक्टली सी से, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये जो एंगल होगा इसे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह दीजिए। अब इन एंगल्स का भी कुछ नाम देते हैं।
ये ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस एंगल को अल्फा कहते हैं। इमेज वाली लाइन जो एंगल बनाएगी उसे बीटा कहते हैं, इस एंगल को गामा कहते हैं। और पॉइंट्स के नाम तो सब है ही, इसे आप एम कह दीजिए। अब आपका सबसे पहला काम है स्नेल्स लॉ लगा दो यार। एम पर स्नेल्स लॉ लगाना है। तो जब आप एम पर स्नेल्स लॉ लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1, एंगल इज I, so n1 sin I. Refractive index is n2, angle of refraction is R, it's n2 sin I. देखिए स्टेप्स ढंग से देखिएगा, अगले वाले में आप खुद करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। दिस फर्स्ट। अब यहां पर अपर्चर बहुत स्मॉल है, ये जो साइज है ना पूरा सरफेस का, अगर मैं यहां से लूं ए से बी तक, ये अपर्चर है। साइज ऑफ द सरफेस, बहुत छोटी सरफेस पे है, अपर्चर इज स्मॉल। अगर अपर्चर स्मॉल है तो आई और आर स्मॉल एंगल्स होंगे। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन आई को आई लिख सकते हैं आप, और साइन आर को आप सिर्फ आर लिख सकते हैं। देखिए आपके सिलेबस में रे ऑप्टिक्स में जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सब स्मॉल अपर्चर की सरफेस के लिए, स्मॉल थिन लेंस के लिए है, जो भी आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो ये पहली अप्रोक्सीमेशन आती है कि अपर्चर स्मॉल है। अपर्चर स्मॉल है, दैट मींस आई और आर स्मॉल एंगल्स होंगे। ये वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा। तो साइन आई आई के इक्वल होगा, साइन आर आर के इक्वल होगा। अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा n1i is n2r. दिस इज इक्वेशन नंबर। गामा सिर्फ इतना है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइन है नॉर्मल, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी, जो पोल से जो लाइन जा रही है, उसे गामा कहेंगे। ये गामा अमान बस नाम दिया है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप इसको ABC कह दीजिए, XYZ कह दीजिए, मैंने इसको गामा दिया। अच्छा यार रुको रुको रुको, फिर मैं इसको ठीक करूं। एक मिनट, ये R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों गामा और R एक सा हो जाएगा, इसे मैं कुछ और कह देता हूं, साइन R, साइन R। हाँ, इसका अपर्चर स्मॉल से आई स्मॉल क्यों आ रहा है? इसका देखो, जो भी आपकी सरफेस है, अगर ये मैं कुछ सेंटीमीटर की सरफेस ले रहा हूं तो इसमें जहां नॉर्मल पास होगा उसी के पास तो आप ऑब्जेक्ट को रखोगे। अगर बहुत ही छोटी मैंने सरफेस ली हुई है तो आपका जो भी आप इन ऑब्जेक्ट्स को रखोगे, ये ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लोज होंगी सिस्टम के। ऑब्जेक्ट को आप बहुत ज्यादा दूर ले गए अगर, तब तो वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर चली जाएगी। अगर साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है और ऑब्जेक्ट यहां रख दिया आपने, इस सिस्टम की फोकल लेंथ के बहुत बियॉन्ड चले जाओगे आप। फोकल लेंथ के बियॉन्ड चले गए तो इंफिनिटी इमेज फॉर्मेशन से फोकस पर होगा। अगर आप फाइनाइट पर रखेंगे तो जब ये डिस्टेंसेस कम आएंगे सारे, तो ये एंगल्स अल्टीमेटली डिस्टेंसेस के रेशियो के ही तो इक्वल है। जो भी एंगल्स आएंगे आपके डिस्टेंसेस के रेशियो के ही तो इक्वल है। तो अगर ये डिस्टेंसेस स्मॉल हो जाए, लाइक ये वाला डिस्टेंस स्मॉल हो जाए, तो आपको दिखने लगेगा कि एंगल स्मॉल है। जस्ट 2 मिनट दो इसका, तुम्हें ये दिख जाएगा कि ये जो आई है, ये आई अल्फा बीटा गामा पर डिपेंड करेगा, और अल्फा बीटा गामा इस चीज पर डिपेंड करता है, ये जो मैं लेंथ ले रहा हूं। अगर अपर्चर स्मॉल है तो ये लेंथ स्मॉल होगी, ये लेंथ स्मॉल होगी तो आपका ऑटोमेटिकली एंगल स्मॉल आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसका, आई और आर जो एंगल्स हैं, ये अल्फा गामा और बीटा पर डिपेंड करेंगे।
अल्फा गामा बीटा की वैल्यूज इस परपेंडिकुलर की लेंथ पर डिपेंड करेगी। अगर ये परपेंडिकुलर छोटा है तो अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे एंगल्स होंगे और आपको दिख जाएगा कि आई और आर भी स्मॉल। थोड़ा सा वेट करना होगा मैथमेटिकल के लिए। अब आपका काम यह है कि आई आर को अल्फा बीटा गामा से कनेक्ट करना है। इसके लिए हमें ट्राइंगल्स लेने होंगे। लाइक अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं आई एम सी, आईएमसी ट्राइंगल में बीटा प्लस आर गामा के इक्वल होगा। तो जो आर आ जाएगा दैट इज गामा माइनस बीटा। ये आर हो जाएगा। इसी तरह से आपको आई चाहिए, तो देखिए आई क्या होगा, गामा और अल्फा को ऐड कर दो तो आई मिल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल है ना, आई इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा और अल्फा को ऐड करने के बाद आई आ जाएगा। तो ट्राइंगल का नाम है इन ट्राइंगल MCO, गामा प्लस अल्फा आई के इक्वल होगा। तो उसका जो आप पूछ रही हैं उसका पहला स्टेप यही है, आई और आर अल्फा बीटा और गामा पर डिपेंड कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा स्मॉल है तो आई और आर भी स्मॉल होगा। इसके बाद आपने 3 और 4 को 2 में रख दिया। तो जब आप 2 में रखोगे इट्स N1 आई, आई इज गामा प्लस अल्फा, N2 आर गामा माइनस बीटा, दैट इज इक्वेशन। अब आपका काम सिर्फ इतना रह जाता है कि अल्फा बीटा और गामा कैलकुलेट कर लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर। तो मैंने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया एम। तो देखिए अल्फा के लिए मैं ट्राइंगल यूज कर रहा हूं MNO। तो जब आप ट्राइंगल MNO लिखोगे तो आप लिख सकते हो tan अल्फा जो होगा इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अपर्चर स्मॉल होने पर एंगल Q स्मॉल होता है, वो यहां से दिखेगा। tan अल्फा MN पर डिपेंड कर रहा है। जितना छोटा अपर्चर MN उतना छोटा, जितना छोटा MN एंगल उतना छोटा आ जाएगा। तो ये रीजन है कि अपर्चर स्मॉल होने पर एंगल Q स्मॉल होता है। तो आप लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए tan alpha is approximately equal to alpha is equal to Mn by N. That is equation number 6. इसी तरह से आप बीटा ले सकते हैं, और बीटा के लिए आपको ट्राइंगल चूज करना होगा IMC। ट्राइंगल IMC में नहीं, IMC मत लो, IMN लो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा के इक्वल होगा विच इज Mn by Ni। इसी तरह से अगर मैं ट्राइंगल ले लूं CMN, तो tan गामा गामा की इक्वल होगा विच इज Mn by NC। चलिए इतना लिख लीजिए और मुझे डाउट्स बताइए इसमें, अगर कहीं आप अटक करें, कोई डाउट है, कुछ पूछना है। भाई बोर्ड्स में जो 5 मार्कर्स क्वेश्चंस आते हैं उन 5 मार्कर्स में से एक रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये अक्सर आप 10 साल देखिए तो 3-4 साल में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हाँ जुनैद देखिए, ये जो ट्राइंगल लिया ना IOMN, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने MNO। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर है mn बेस से no, तो tan अल्फा आ गया mn by no। अब एंगल स्मॉल है क्योंकि अपर्चर स्मॉल है, तो tan अल्फा अल्फा के इक्वल होगा विच इज mn by no। इसी तरह से जब आप IMN लेंगे, हाँ जुनैद, 3-4, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो 3-4 के लिए ये ट्राइंगल है IMC, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अल्फा है, IMC ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अल्फा है। तो ट्राइंगल में इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स एक्सटीरियर के इक्वल होते हैं, तो इंटीरियर ऑपोजिट आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, तो यहां से आर आ गया गामा माइनस बीटा। ऐसे ही ये देखो आई नॉट सी एम ओ, सी एम एम में आई एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, तो इसीलिए आई हो गया गामा प्लस अल्फा। जुनैद, फैजान अभी जेई के फॉर्म्स नहीं आए, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया कि क्या होगा जेई का, सो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना जेई का ना नीट का 2021 का। भाई क्लियर है ये सबका? तौहीद पता नहीं यार, हो सकता है एक ही अटेम्प्ट हो, कुछ पता नहीं। अभी जब तक यार उसने जेई वाले खुद कुछ नहीं बताते तब तक तो सब अफवाहें ही है। नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कौन है, दो है। तुम अपनी हम अपनी तैयारी करके रखें फेब के हिसाब से, फेब से खिंच गया तो अच्छा है, टाइम मिल जाएगा। फैजान सिलेबस का भी कुछ नहीं पता अभी, सिलेबस तो श्योर शॉर्ट है, वो तो शुरू में ही था कि जब सीबीएसई का सिलेबस गिरेगा तो सबका सिलेबस गिरेगा। हाँ अमानत, न्यूज आ रही है कि 45 डे शायद बोर्ड पोस्टपोन्ड हो जाए, शायद सिलेबस बोर्ड्स का और कम कर दें, बट वो भी नहीं। अब कोई यार, ना तो सीबीएसई की वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन है, ना एनटीए की वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन है, ना नीट के लिए कोई कुछ दे रहा है। तो अभी तो सब अफवाहें हैं, जो भी जहां से आ जाती है न्यूज। लेकिन जब भी बोर्ड्स का एग्जाम होगा उससे बहुत पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, लाइक हम तो ऑलमोस्ट इसको वाइंड अप करने ही वाले हैं। तो आपके पास तो बहुत ज्यादा टाइम होगा रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जितना इससे पहले किसी के पास नहीं रहा। आप लोगों को तो एडवांटेज है। एटलीस्ट इस बैच में तो आप आगे ही हैं बाकी लोगों से। लॉकडाउन में दूसरों का जरूर नुकसान हुआ हो, लेकिन आपका तो नहीं हुआ कोई खास नुकसान। अच्छा जी। सो अब इसके बाद, अच्छा यार ये तो गड़बड़ कर दी। हाँ, ये सब ना आपको फिफ्थ में सब्स्टिट्यूट करना है, 6, 7, 8 को फिफ्थ में सब्स्टिट्यूट करना है। फैजान अभी बात करते हैं, अभी थोड़ा सा पढ़ा दूं फिर बातें करेंगे। दिस इज N1 गामा, गामा इज Mn by Nc प्लस अल्फा Mn by No, N2 गामा which is Mn by Nc minus beta Mn by Ni। सो देखिए यहां दोनों साइड
mn सब कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया n1 बाय nc प्लस n1 बाय no is n2 by nc minus n2 by ni. This is equation number 9. ये 9th इक्वेशन। अब यहाँ छोटे छोटे से सब्स्टिट्यूशन है। पहला ये कि अपर्चर स्मॉल है तो पोल और एन बहुत करीब होगा। अगर छोटी सी सरफेस है तुम नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो बिल्कुल सेंटर के पोल के पास जाएगा। सो ड्यू टू स्मॉल अपर्चर P and N are close। दोनों पॉइंट्स P और N बहुत बहुत क्लोज पॉइंट्स है। अगर ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज है तो ये जो NC है इसे आप लिख सकते हैं कि भाई ये PC हो जाएगा। अब देखो PC है क्या? C तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। PI अगर पूछ ले भाई P से लेकर I तक इमेज डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। अब देखिए P से जब आप C जाएंगे तो आप लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आप लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इट्स प्लस R। फिर देखिए दूसरा है NO। NO को आप लिख सकते हैं PO। PO के लिए जब आप P से O आ रहे हैं तो देखिए ऐसे जा रहे हो ना लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइट तो लेफ्ट में जा रही है तो ये माइनस हो जाएगा। जब आप NI लेंगे उसे PI लिख दीजिए। P से I लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप ये सब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे सो इट्स N1 by NC which is R, N1 by NO which is minus U, N2 by NC which is R, N2 by Ni which is V। अलग अलग कर देते हैं इसे, R वाली टर्म्स अलग कर देते हैं तो ये आ गया इट्स N1 by R माइनस N2 by R N1 by U माइनस N2 by U। सो ये तो आप सब लोग लिख चुके हैं। सो इसको आप एक काम कीजिए, यहां आप 1 by R कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा N1 माइनस N2 by R is N1 by U माइनस N2 by U। अब जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने फॉर्मूला लिखा था दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 सिर्फ इसलिए कि जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी ना पीछे, जब मैं आपको बता रहा था रेयर से डेंसर और डेंसर टू रेयर, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे नेगेटिव साइन तो ये आ जाएगा N2 माइनस N1 बाय R। इसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहां -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये N1 बाय माइनस U हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। सिर्फ मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया ताकि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। आप यहाँ छोड़ सकते हैं, फॉर्मूला तो यही, बस मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म अक्सर बुक्स में भी गिवन होती है और याद भी रह जाती है। बस ये ख्याल रखिएगा जब भी आप इसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो प्रॉपर साइन यूज करना। जब भी आप इसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे प्रॉपर साइन यूज करना। लिख लीजिए था।
हाँ राशिद, इसलिए जरूरी है क्योंकि डेरिवेशन तो खुद देखो, आपने ऑब्जेक्ट और रियल की एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए करी, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हर केस के लिए वैलिड है। अगर इस कॉन्वेक्स में ना ऑब्जेक्ट यहां हो और इमेज यहां आ जाए, वर्चुअल इमेज अगर बनने लगे, तब भी यही फॉर्मूला आएगा, डेराइव होगा। मैं कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव ले लूं, रेयरर से डेंसर, सेम फॉर्मूला डेराइव होकर आएगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं अलग अलग केसेस लूं तो हर केस की कुछ तो चीज जानी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए? जो मैंने 4 केसेस लिखे थे ना, चारों के लिए फॉर्मूला एक ही आएगा डेराइव होकर। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उनकी स्पेसिफिकेशंस यहां दिखने लगती हैं, उसीलिए साइन कन्वेंशन रखना। इसे मैं रब कर दूं भाई, रब कर दूं? सब लिख चुके हैं? योगेश, नीतीश, धवल, प्रांजल। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। अरे आरिफ कहाँ है आजकल? तौहीद? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और लिखते हैं, रिफ्रैक्शन। अब डेंसर से रेयरर ले लेते हैं। अब देखो, रेयरर से डेंसर के और जितने केसेस लिखवाए थे मैंने तुम्हें, वर्चुअल इमेज ले लो, कॉनकेव ले लो, कुछ भी ले लो, अगर रेयरर से डेंसर है तो फॉर्मूला एक ही आएगा। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर फॉर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो आपको देखना है कि रिफ्रैक्शन आप कैसे लेंगे, डेंसर से रेयर। और यहां भी रियल वर्चुअल दोनों हो सकता है। मैंने एक रियल लेकर आपको करा दिया है, तो एक वर्चुअल लेके करा देता है। भाई सरफेस देखकर बताइएगा मुझे ये। देखिए, जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिख देते तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अब जब मैं यहां लिख देता हूं कि N1 रेयरर है और N2 डेंसर है, तो फिर आपको दिखना चाहिए कि भाई रेयरर की जो साइड है वो एक कॉनकेव है, डेंसर की साइड कॉन्वेक्स है, जो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉनकेव सरफेस हो गई। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर से रेयरर, मुझे बताओगे ऑब्जेक्ट कहां होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट कहां आएगी? गुड, वेरी गुड। तो ऑब्जेक्ट होगी, खदीजा, रेयरर नहीं, रेयरर नहीं, डेंसर टू रेयरर मींस ऑब्जेक्ट डेंसर में है, इमेज रेयरर में बन रही है। तो ऑब्जेक्ट आपकी डेंसर में होगी, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। रे हमेशा ऑब्जेक्ट से जाती है ना, तो जहां से स्टार्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जहां जाकर खत्म होगा वहां इमेज बनेगी। आपने यहां पर एक रे इंसिडेंट कर दी, ये रे इंसिडेंट हो गया। रे को स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर से रेयरर, तो ये बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ऐसे जाती, बट रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये रे कुछ नॉर्मल से तो अवे बेंड होगी।
ऐसे जा रही थी, ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी क्योंकि डेंसर टू रेयर है। जब इसे आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ कहीं मिलती हुई दिख जाएगी आपको। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये इमेज है। बताइए रे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? ये इंसिडेंट रिफ्रैक्ट कर गई, देखिए, और एक रे ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो एक ये वाली रे और ये रे आगे कहीं नहीं मिलेंगी, डाइवर्जिंग है। तो पीछे प्रोड्यूस किया तो यहां जाकर मिलने लगी ये इमेज हो। अब आपका काम है जरा ढूंढना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो देखिए ये रेड जो है ये नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल, तो ये जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसी तरह से ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये वाला जो एंगल होगा इसे आप क्या लिख सकते हैं? इस एंगल कुछ लिख सकते हैं, देखना जरा ज्योमेट्री। गामा, अरे नहीं, गामा गामा तो नीचे वाला होगा, या इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं वर्टिकली ऑपोजिट करके कुछ आ रहा है, ये और ये। हाँ जी, ये वाला एंगल आर माइनस आई हो जाएगा। सो ये वाला एंगल भी आर माइनस आई हो जाएगा। आर माइनस आई हो जाएगा। ऐसे होगा ना, ये रे स्ट्रेट जा रही है और ये नॉर्मल है, तो ये अगर आर तो ये पूरा भी आर होगा, आर में से आई निकाल दिया। अच्छा, गामा मैंने वहां लिख दिया। भाई ये आर माइनस आई, तो ये वाला एंगल भी आर माइनस आई, ये आर माइनस आई है। ऑब्जेक्ट वाले एंगल को अल्फा कहते हैं, इमेज वाले एंगल को बीटा कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले एंगल को गामा कहते हैं। रे डायग्राम बनाइए और मुझे बताइए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंगल जरूर मार्क करिएगा। एक बार और रे डायग्राम देखिए जोएब, ये ऑब्जेक्ट है, डेंसर मीडियम है ना, आपने रे इंसिडेंट, ये नॉर्मल है। रे ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयर, तो जब रे डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक ये रे रिफ्रैक्टेड रे और एक ये रे, ये दोनों डाइवर्जिंग है, आगे जाके नहीं मिलेंगी, तो पीछे आप प्रोड्यूस करो इसे मिल गई, तो ये वर्चुअल इमेज बन गई। अब देखिए ये इंसिडेंट रे, ये वाली, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल में ये जो एंगल आया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसी तरह से ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल आया ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और देखिए आयशा, ये आर माइनस आई कैसे आया? ये वाली लाइन देखो यहां तक आ रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है यही आगे जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये और ये। आयशा, देखा ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अब ये पूरा अगर आर है तो ये भी आर हुआ, आर में से इतना निकाल दो जो आई है, तो ये कितना बचेगा? आर माइनस आई बचेगा। आयशा बताइए, हुआ ये? चलिए, तो मेजर जो पार्ट होता है ना यहाँ पर, वो पार्ट यही होता है। अब इसमें कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स हैं जो अगर आपको याद रहे तो आप एग्जाम में डेरिवेशन में गड़बड़ नहीं करोगे।
जो इमेज बनेगी ना, वो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि इमेज यहां चली जाए। आप रे डायग्राम बनाते हैं, जाहिर सी बात है आप स्केल से तो बनाते नहीं हो, फ्री हैंड ड्राइंग होती है। हो सकता है गलती से आपकी इमेज यहां आ जाए, अगर आपकी इमेज यहां आ गई तो आप गलत कर देंगे। तो इस डेरिवेशन में अगर कोई चीज है जो आपको याद रखनी है, तो वो ये याद रखनी है दैट इमेज इज इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप गलती कर दें रे डायग्राम बनाने में। रे डायग्राम में गलती हुई तो वो गलती बहुत आगे तक जाएगी। चलिए, अब इसके बाद तो वही सीधी सीधी कैलकुलेशंस हैं, स्नेल्स लॉ। एक काम करते हैं, रे डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, सब समझ में आ गया। मैं समझा रहा हूं, लिख रहा हूं, लेकिन मेरी बात मत सुनो, अपनी कैलकुलेशंस खुद करो। कहीं अटक जाओ तो बोर्ड पर देख लेना। भाई इतना तो, इतने समझदार तो तुम सब होगे, सीख गए होगे एक बार देखकर। मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं, आप कहीं अटके तो फिर देखिएगा बोर्ड पर, अदरवाइज आप अपनी कैलकुलेशंस अलग करिए, मैं अपनी कैलकुलेशन देखता हूं, और आखिर में मैच करेंगे कि ठीक आती है नहीं आती। जहां ना समझ में आए वहीं बोर्ड पर देखिएगा। आप करना शुरू कीजिए। तो अगर यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दें, डेंसर मीडियम इज n2 sin i is equal to n1 sin i। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में यूज कर रहा हूं, तो अगर मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लूं तो ये n2i आ जाएगा n1। भाई अगर मुझसे पहले किसी का आंसर आ जाए तो प्लीज चैट रूम में लिख देना, तुम लोगों से हारने में बड़ा मजा आता है। लिख देना जल्दी से जैसे ही आ जाए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपका काम है आई और आर को अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में कन्वर्ट करना। तो मैं ट्राइंगल यहां यूज कर रहा हूं, ओ एम आई, इन ट्राइंगल ओ एम आई। इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो अल्फा प्लस आर माइनस आई इज इक्वल टू बीटा। वैसे इससे कुछ खास मिलेगा नहीं। देखो ट्राइंगल यूज कर लेते हैं ओएमसी। ओएमसी ट्राइंगल में आई एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा प्लस गामा आई के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम आईएमसी यूज कर लें, आईएमसी का एक्सटीरियर एंगल आर हो जाएगा। आईएमसी का एक्सटीरियर एंगल आर है, सो बीटा प्लस गामा आर के इक्वल होगा, आर के इक्वल हो जाएगा। भाई यहां तक बता दीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। 2-3 में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे कोई इशू नहीं आएगा। 2-3 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई इशू नहीं है किसी के साथ भी? चलो गुड। अच्छा, सब अपनी अपनी कैलकुलेशंस करो। 2 और 3 को 1 में रख देते हैं। तो जब 1 में रखेंगे, इट्स n2i which is alpha plus gamma, n1r it's beta plus gamma। चलो वेरी गुड, वजाहत का आ गया, राशिद का भी आ गया। चलो गुड, n1 बीटा प्लस गामा। अरे बहुत बढ़िया, शाकिर का भी आ गया आंसर, इक्वेशन नंबर 4।
देखो मैं तो भाई यहीं लटका हूं, तुम लोगों ने खत्म भी कर दिया। अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज रखनी है। तो अल्फा अगर आपको कैलकुलेट करना है, यहां से आप नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए। तो जो आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ एम एन, ट्राइंगल ओ एम एन में आप टैन अल्फा लिखिए, अल्फा विच इज एम एन डिवाइडेड बाय एन, फिफ्थ इक्वेशन। ऐसे ही बीटा के लिए आप ट्राइंगल एम एन आई यूज कर लीजिए। तो जब आप एम एन आई यूज करेंगे, सो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा विच इज एम एन बाय एन आई। चलो अमीन का भी आंसर आया। इसी तरह से गामा के लिए एम एन सी यूज कर लीजिए। जब आप एम एन सी यूज करेंगे तो 10 गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा विच इज एम एन डिवाइडेड बाय एन सी। अब 5 6 7 को 4 में रख दीजिए। चलो उसका कभी हो गया 5 6 7 एंड 4। और कहीं कोई अटकता जा रहा है तो मुझे बताते जाओ, कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है। अल्फा इज एम एन बाय एन ओ, लेकिन करना बिल्कुल ईमानदारी से। इज इक्वल टू एन वन बीटा प्लस गामा। चलो जी मोमिना का भी आंसर आया। सो ये आ गया एन टू 1 बाय एन ओ प्लस 1 बाय एन सी, एन वन 1 बाय एन आई प्लस 1 बाय एन सी। भाई अनीका का भी आया 1 बाय एन सी। अच्छा, अब अगर मैं NO को PO लिख दूं, तो देखो PO क्या था, माइनस यू था। इसे देख लेना, मेरे पास डायग्राम नहीं है, बस अंदाजे से लिख रहा हूं। NC को PC लिख सकते हैं, वो प्लस आर होगा। NI को PI लिख सकते हैं, जो कि माइनस वी होगा। इसे चेक करके बता दो मुझे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो NO इज माइनस यू, चलो जी सही है। 1 बाय आर इट्स N1, 1 by Ni minus V, 1 by Nc, it's 1 by R। तो ये आया N2 by minus U प्लस N2 by R, N1 by minus V प्लस N1 by R। लेफ्ट में ले आइए। सो N2 by minus U प्लस N1 by V is N1 minus N2 by R। ये हो गया रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। वही क्लियर है? ठीक है फायदा, इसमें कोई प्रॉब्लम? भाई देखो, इसमें ना सिर्फ शुरू के जो स्टेप्स है ना, ट्रायंगल चूज करने वाले, रे डायग्राम, अगर वहां गड़बड़ हो गई तो आखिर तक गड़बड़ जाएगी। इसीलिए शुरू के स्टेप्स बहुत ढंग से चूज करना। जैसे शायद सोयदा से कुछ गड़बड़ हुई थी, ट्रायंगल में अगर गड़बड़ हो गई तो फिर आप इधर उधर निकल जाओगे। तो शुरू में जरूर देखना है कि ट्रायंगल वगैरह में कोई इशू ना हो।
भाई ये सब लिख चुके हैं, मैं रब कर दूं, एक न्यूमेरिकल देखें इसका। तुबा, बिलाल, उस्मा, दीपक, रेशम, नगमा, रब करूं सब? चलिए, अब एक चीज और याद रखिएगा, हो सकता है आप कोई टेक्स्ट बुक देखें लाइक एनसीईआरटी, और उसमें ना अलग से रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर अलग अलग फॉर्मूले ना हो, एक ही फॉर्मूला हो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इंसिडेंट ऑन और एन रिफ्रैक्टेड की टर्म्स में भी। ये फॉर्मूला एन इंसिडेंट और एन रिफ्रैक्टेड की टर्म्स में भी हो सकता है। तो ये हमेशा एक ही आएगा, अगर आप इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड मीडियम लेंगे तो आपका N1 N2 कभी चेंज नहीं होगा, कभी रेयरर इंसिडेंट हो जाएगा, कभी डेंसर इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये हमेशा ये रिलेशन आता है, N1 by minus U plus NR by V is N2 minus N1 by R। तो हो सकता है आपको ये फॉर्मूला मिल जाए फॉर बोथ रेयरर एंड डेंसर, फॉर बोथ रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर। कोई भी हो जाए, आप ये फॉर्मूला यूज करें। तो हो सकता है आप एनसीईआरटी देखें या कोई और टेक्स्ट बुक देखें, उसमें आपको ये दिख जाए, तो आपकी चॉइस है। मैंने अलग अलग इसलिए कराया क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में आप जब सॉल्यूशंस देखेंगे तो लिखिएगा रेयर टू डेंसर है या डेंसर टू रेयर है। बाकी फर्क कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। तो हम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर अलग अलग याद रखेंगे। रब कर दूं इसे? इसे ना अलग से नोट डाल के लिखिएगा। फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। लिखिए भाई। सॉरी, हाँ यार ये ना बिल्कुल N1 N2 ही याद है बिल्कुल। फैजान लिख ले तो मुझे बताइए। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन में गिवन है स्फेरिकल सरफेस radius of curvature r separates air, refractive index 1, from glass, refractive index 1.5. Center of curvature is in glass. A point object P
placed in air is found to have a real image Q in glass. The line PQ cuts the surface at O, diagram दिया हुआ है, and PO is equal to PQ. Find distance of object distance of object from spherical surface. So ये आपको स्फीयर दिया है. This is object. ये पोल दिया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है, ये क्यू दिया हुआ है. यहाँ इमेज बन रही है. ये कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u और ये इमेज डिस्टेंस है v. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है यार. आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ये इमेज डिस्टेंस v है. अरे हाँ फैजान, कोरोना नहीं है, जुकाम है बस. हाँ जी, लिखिए, ड्रॉ कर लीजिए इसे. आजकल तो जुकाम भी हो तो आदमी घबरा जाता है. लिखिए, लिखिए लिखिए. क्वेश्चन लिखिए, फिर साथ में सॉल्व करते हैं. मुझे जगह चाहिए होगी. या तो ये शायद ना क्वेश्चन में कहीं कुछ मिस टर्म है. ये तो ये सच में होना तो चाहिए. मतलब मैं भी खुद यही सोच रहा हूँ कि ये जैसा न्यूमेरिकल था मैंने लिख दिया, ये एक्चुअल में होना चाहिए ओ क्यू कट द सरफेस एट पी. ये एक्चुअल में होना ही चाहिए. जो था शायद एरर है क्वेश्चन में. ओ क्यू कट द सरफेस एट पी, तब शायद कुछ सेंस बनेगा. तो देखिए, अगर अब इसे हम सॉल्व करें, ये एयर है, ये ग्लास है, और जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया ना, यूज किया था ना, उसमें हमेशा n1 रेयरर था, n2 डेंसर था. n1 1 है, n2 1.5 है. आप मुझे बता सकते हैं देखकर ये डायग्राम की रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? रेयरर से डेंसर है या डेंसर से रेयरर है? रेयरर टू डेंसर. यस, रेयरर टू डेंसर.
तो रेयर टू डेंसर में n1 बाय माइनस u, n2 बाय v, n2 माइनस n1 बाय r, n1 n2 हो गया। अब देखो OP तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसे मैं कुछ x कह देता हूं तो माइनस x हो जाएगा। PQ इमेज डिस्टेंस है, वो कह रहा है दोनों इक्वल है, तो v प्लस x हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, अगर आप लाइट की डायरेक्शन में जाओगे, ऐसी तो जाओगे, तो ये प्लस r हो जाएगा। तो u माइनस एक्स वी एक्स आर, u और v x है क्योंकि इसने p इक्वल टू PQ दिया हुआ है। भाई शाकिर का आंसर भी आ गया, शाकिर चेक करते हैं अभी। 1 by minus u minus of minus x, n2 which is 1.5 by v which is x, then this is n2 minus n1, it's 1.5 minus 1 by r, so it comes out to be 1 by x plus 1.5 by x which is 0.5 by r, so that's 2.5 by x is 0.5 by r। तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2.5 बाय 0.5 बाय r इज इक्वल टू x, तो x आ गया 5r। ठीक आ रहा था शाकिर का, 5r आएगा ना? हाँ 5r आएगा। राशिद r कैसे आ रहा है? 5r आएगा। इसमें मुझे डाउट बताइए, उस्मा, अनीका, आकिब, उस्मान, इब्राहिम। चलिए चलो गुड, चलिए इतना लिख लीजिए, इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा। हाँ राहिब, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट से मतलब है कि ऑब्जेक्ट का ना अपना कोई साइज नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, जस्ट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट। क्योंकि लेंथ ब्रेथ होगी तो फिर परेशानी आएगी डिस्टेंस लेने में। मान लो ये मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, तो फिर डिस्टेंस आप इस एंड से लेंगे या इस एंड से लेंगे, वो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट दी हुई है। वही क्लियर है ना?